व्हाइट हाउस का हकदार कौन, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका का सियासी दर्जा हरारत इलेक्शन से एक रोज पहले ही बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया है। मशहूर रिपब्लिकन की जानिब से कमला हैरिस और चंद अहम डेमोक्रेट्स की जानिब से ट्रंप की तौसीक के नताइज पर असरात क्या होंगे, इस समेत अहम मौज़ूआत पर आज बात होगी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद और जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं यूएस इलेक्शन स्पेशल 2024, जिसमें हम आपको अमेरिका के सदारती, कांग्रेशनल और रियासती इंतखाबात से मुतालिक डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सिफारतकारों और अहम तज्ज़ियाकारों की राय पेश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में कैलिफोर्निया से हमारे साथ शामिल हैं रियासती असम्बली के अमेरिकन पाकिस्तानी उम्मीदवार अली सज्जाद। न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन आमिर सुल्तान। मैरीलैंड से अपना तंजीम की लीडर डॉक्टर नादरा खान। आलमी उमूर के प्रोफेसर नईम अहमद, डॉक्टर मनहास और स्टूडियो में हमारे साथ हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर, जो आलमी उमूर के तज्ज़ियाकार भी हैं। हम सबसे पहले अमेरिका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद से। वाजिद, ये बताइएगा कि इस बार कई सरकर्दा रिपब्लिकन रहनुमाओं ने कमला हैरिस की तौसीक की है, जबकि बाज़ ऐसे अहम डेमोक्रेट्स भी हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक की है। तो अमेरिका में आम वोटर्स इस तौसीक को कितनी अहमियत दे रहे हैं? क्या उनके लिए ये एक बहुत हैरानकुन बात है या उनको कंफ्यूज कर सकती है? कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को हासिल अहम रहनुमाओं की तौसीक के असरात क्या हो सकते हैं? अमेरिका में 200 साल से टू पार्टी सिस्टम राइज है। इसमें एक डेमोक्रेट्स हैं और दूसरी तरफ जीओपी, जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता था, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी बन गई है। बहुत सारी ऐसे रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स हैं जो कांग्रेस में भी आए या जो सदारती उम्मीदवार भी बने, उनको रिपब्लिकन पार्टी के तौर पे ही समझा जाता था। 2010 से लेके 2014, 2016, 2020, 2021, 24, 22 और 24 तक उनको रिपब्लिकन पार्टी के तौर पे ही समझा जाता था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से ही हुआ ये कि रिपब्लिकन पार्टी खुद हॉस्टेज हो गई है ट्रंप की। वो लोग जो उनको नहीं भी पसंद करते थे, अब उनको मजबूरी के तौर पर सपोर्ट करना पड़ रहा है। इसी किस्म की सिचुएशन कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी है, क्योंकि कमला हैरिस उस प्रोसेस के थ्रू नहीं आई हैं जो यहाँ का एक ट्रेडिशनल प्रोसेस रहा है। इस वजह से उसके अंदर भी डिवीजन आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको वोट तो करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करना चाहते कि वो उनको वोट दें, वो इसलिए करना चाहते हैं कि वो ट्रंप को हरा सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उनको कतई तौर पर वोट नहीं करना चाहते। इस तरह ही रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी लोग ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि हॉस्टेज बना लिया है, बल्कि इसलिए भी कि जिस किस्म की गुफ्तगू वो करते हैं, जिस किस्म की पॉलिसीज वो लेके आ रहे हैं, वो नहीं समझते हैं कि ये जंग और खून का कोई मुकाबला है, बल्कि ये कि एक सियासी मुकाबला है जिसके अंदर कोई एक पार्टी कंजर्वेटिव जीत सकती है, कोई एक पार्टी जो प्रोग्रेसिव है वो जीत सकती है। इस वक्त भी इन्हीं दो पार्टीज के अंदर ये दो इश्यूज जरूर चल रहे हैं। एक इमिग्रेशन के हवाले से, जहां पर वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स आए, और एक पार्टी ये चाहती है, या एक पार्टी का ये कैंडिडेट चाहता है कि इमिग्रेंट्स का कैंप्स बनाकर उनको डिपोर्ट किया जाए। दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो विमेन राइट्स के ऊपर ज्यादा बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि वो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाए, और ये कि विमेन राइट्स या अबॉर्शन राइट्स के ऊपर हम स्टेट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं या फेडरल हुकूमत को ठहराएं। सो ये पॉलिसीज के हवाले से और फिर पार्टीज के हवाले से इस किस्म की डिवीजन आपको दोनों पार्टीज के अंदर नजर आ रही है। इसी वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं, और बड़ी तादाद उनकी बढ़ती जा रही है, जो थर्ड पार्टी को वोट करना चाहते हैं। लेकिन वो थर्ड पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज उन वोटर्स को या उन वोटों को लूज कर रहे हैं। जी, आम रहनुमाओं की जानिब से तौसीक किए जाने पर क्या असरात सियासी तौर पर सामने आ सकते हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे। अली सज्जाद साहब से अभी हम सवाल पूछते हैं। अली सज्जाद साहब, पहले तो ये बताएगा कि आपकी कैलिफोर्निया में इंतखाबी मुहिम कैसी जा रही है, क्योंकि आपने तो ग्रास रूट लेवल से सियासत में कदम रखा था, काउंसलर, मेयर और अब रियासती असम्बली का आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी कैंपेन बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे काउंसलर की कैंपेन थी और मेयर की एट द ग्रास रूट लेवल। लेकिन खास तौर पे ये वीकेंड जो बड़ा क्रिटिकल है, खास तौर पे यूएसए में रिगार्डिंग इलेक्शंस, और मेरे आउटरीच जो है वोटर्स और स्पेशली पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी वोटर्स और डेमोक्रेट्स को है, और डोर नॉकिंग चल रही है। अभी भी मैं एक कैंपेन रैली से सुबह सुबह जो है उसकी किक ऑफ करके आया हूँ, और ये कि कैंपेन जो है वो बेसिकली वोटर्स को आउटरीच करने के सूरत हाल में चल रही है।
और चलती भी रहेगी। और सेकंड जो आइटम है मेरी कैंपेन का वो ये है कि फंड रेजिंग है, और फंड रेजिंग के लिए काफ़ी फंड रेजिंग के इवेंट्स लाइंड अप हैं थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो शुक्र अल्लाह का, सो फार सो गुड। अर्ली स्टार्ट है कैंपेन का, लेकिन सो फार सो गुड, अल्लाह का शुक्र है जी। थैंक यू फॉर आस्किंग। आमिर सुल्तान साहब, न्यूयॉर्क में आपकी भी इंतखाबी मुहिम जारी है। ये बताइएगा हमें कि आपकी रियासत में सियासी दर्जा हरारत क्या है, ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक जिन डेमोक्रेट्स की तरफ से की गई है उससे उन्हें कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है उनके लिए? देखें, आज लास्ट डे है अर्ली वोटिंग का, कल छुट्टी है और फिर ट्यूसडे को वोटिंग डे है। तो बहुत ज़्यादा वोट्स, अबाउट 63 कंट्री वाइड 63 मिलियन वोट्स पड़ चुके हैं। न्यूयॉर्क में भी बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं। न्यूयॉर्क प्रोडोमिनेटली डेमोक्रेट एरिया है, तो ज़्यादा डेमोक्रेट वोट्स पड़े हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत डिफरेंट है, जो पहले कभी नहीं हुआ। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिपब्लिकन्स ने अर्ली वोटिंग की है, और एक और नंबर है जो बहुत सरप्राइजिंग है, वो ब्लैंक्स हैं। बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स निकले। मैं आपको अपनी एरिया की एग्जांपल देता हूँ। मेरी AD 10 में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स नेक टू नेक हैं। नंबर ऑफ पीपल जो के निकले हैं रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, वो नेक टू नेक इक्वल हैं। ब्लैंक्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं, जो कि अब मैं आपको बताता हूँ ब्लैंक्स कौन है। ब्लैंक्स वो लोग हैं जो किसी ज़माने में एक पार्टी के साथ एफिलिएटेड होते थे, या डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, फिर उन्होंने अपनी पार्टी एफिलिएशन ख़त्म कर दी। वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में ऑलरेडी वोटिंग कर चुके हैं। वो पॉजिटिव रिपब्लिकन पार्टी के लिए है। मैं वो कि इस तरह कि ये मोस्टली रिपब्लिकन्स हैं जो ओरिजिनली रिपब्लिकन्स रजिस्टर्ड थे, पर उन्होंने किसी वजह की बिना पे अपना रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी थी किसी भी पार्टी के साथ। वो बहुत तादाद में निकले हैं। तो जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप या उसकी पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है। आमिर सुल्तान साहब, ये बताइएगा कि जो ब्लैंक्स वोट निकले ये बेसिकली किसको, आपने कहा कि रिपब्लिकन्स को फायदा देंगे, लेकिन क्या ये थर्ड पार्टी को भी फायदा दे सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे जब आप वोटर के वोट डालने के लिए रजिस्टर करते हैं ना, तो आपको एक पार्टी पिक करते हैं कि मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एज ए डेमोक्रेट, मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एज ए रिपब्लिकन, या मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एज एन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये 3-4 पार्टियां, ग्रीन पार्टी, वर्किंग फैमिली पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, जो डिफरेंट पार्टीज हैं। जब आप इनिशियली वोट करने के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप एक टिक करते हैं कि ये पार्टी के साथ मैं रजिस्टर हो रहा हूँ। तो ये लोग इनिशियली तो आप रजिस्टर करते हैं, लेकिन फिर अपनी एफिलिएशन खत्म कर देते हैं। राइट, किसी को बिल क्लिंटन की पॉलिसीज पसंद नहीं थी, वो डेमोक्रेट थे, उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ डेमोक्रेट एनीमोर, मैं ब्लैंक हो गया। कोई रिपब्लिकन था, वो उसको बुश की पॉलिसीज पसंद नहीं थी, तो उसने कहा ओके, मैं रिपब्लिकन होना मुझे पसंद नहीं है, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। तो ब्लैंक का मतलब होता है नॉन एफिलिएटेड विद एनी पार्टी। डॉक्टर नादरा खान से बात करेंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में उनका ताल्लुक लाहौर से है और एक तवील अरसे से उन्होंने मेडिकल के शोबे में खिदमात अंजाम दी हैं। अमरीकी तंजीम अपना के साथ भी बढ़ चढ़ कर काम किया है। डॉक्टर नादरा, आप ये हमें बताइए कि पाकिस्तानियों की ज़्यादातर तंजीमें इस वक्त क्या ट्रंप का साथ दे रही हैं कि वो नए सदर बने, या फिर कामला हैरिस की तरफ उनका झुकाव है, उनकी हिमायत के लिए काम कर रही हैं? पाकिस्तानी तंजीमें जो हैं यहाँ पर, जो मेन आप जिनके बारे में ज़्यादा सुनते हैं, अपना जो है वो एक्चुअली पॉलिटिकल तंजीम नहीं है। दैट इज़ डॉक्टर्स की एक तंजीम है, 501c ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी का वर्क कर सकती है, लेकिन ओपनली पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकती। और डॉक्टर्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो भी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, कुछ डेमोक्रेट्स का साथ दे रहे हैं, कुछ रिपब्लिकन का, और कुछ ग्रीन पार्टी का भी दे रहे हैं। लेकिन हमारी एक ग्रुप है जो कि पॉलिटिकल ग्रुप भी है, जिसे कि पाक पैक कहते हैं, और वो भी वेल नोन है। एंड ये ग्रुप जो है पॉलिटिकल इश्यूज पे काम करता है, उन्होंने ट्रंप को इंडोर्स किया है। उसके अलावा रिसेंटली कुछ और ग्रुप्स भी बने हैं पाकिस्तान में, जब पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था उस ज़माने में बने थे। तो उन ग्रुप्स में से भी एक ग्रुप डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने ओपनली किसी को इंडोर्स किया है। एक फर्स्ट ग्लोबल है जिन्होंने ट्रंप को इंडोर्स किया है।
और आई शुड से कि इसके अलावा तो कोई मेजर ग्रुप यहाँ पर नहीं है जिसके बारे में मुझे नॉलेज हो जो कि पॉलिटिकली एक्टिव हैं और इंडोर्स कर रहे हैं किसी और पार्टी को। डॉक्टर मिनहाज, मुस्लिम ग्रुप्स तो बहुत से इस वक्त मुनक़सिम है कि कमला हैरिस को वोट दें या डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें। ये बताएं कि क्रिश्चियंस और जो यहूदियों के मसालिक हैं उनमें भी क्या डिवीज़न है? कमला हैरिस का बहुत एक न्यूट्रल स्टांस था। इज़राइल में जो इस वक्त जंग हो रही है गाज़ा के ऊपर हमास और हिज़्बुल्लाह के साथ या दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके साथ, और ट्रंप जो है वो ओपनली सपोर्ट करते रहे थे पिछली दौर में भी, और अब भी वो ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं ज्यूज़ को या इजराइल को। सो उसमें मैं समझती हूँ कि फिर लॉबी का बहुत बड़ा किरदार आ जाता है, और अमेरिका में इस वक्त ज़ायनिस्ट लॉबी या जो एपाक जिसको कहते हैं, अमेरिकन इजराइल लॉबी है, ये जूइश लॉबी है, तो वो चाहते हैं कि चूँकि कदामत पसंद हैं, वो चाहते हैं कि इज़राइल स्टेट को सपोर्ट किया जाए। मेजॉरिटी अगर आप देखें क्रिश्चियन 70.6 समथिंग उनकी वो है, वो आगे तकसीम हो जाते हैं डिफरेंट डिनोमिनेशंस में। अब आपके पास इवेंजेलिकल्स हैं, मेन लाइन प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथलिक्स हैं, सो वो इन इश्यूज को कैसे देखते हैं, इमिग्रेशन को, हेल्थ केयर को, ये बाकी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से देखते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे आखिरी दिन में, जो इनकी वोटिंग का आखिरी दिन होगा उसी में वो डिसाइड होता है, चाहे वो स्विंग स्टेट्स हैं, चाहे वो जूस हैं, और चाहे वो क्रिश्चियंस और डिफरेंट क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं या माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं। नसीम साहब, पाकिस्तान में तो लोगों का सियासी जमातें बदलना एक आम बात है। अमेरिका में इसकी क्या वजूहात होती हैं जब सियासी जमात बदलते हैं, या एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान दूसरी सियासी जमात की किसी शख्स की हिमायत करते हैं? देखिए, जैसे बड़े बड़े लोगों ने एंडोर्समेंट्स की हैं, डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन की, या उससे कहीं बड़ी तादाद में रिपब्लिकन्स ने कमला हैरिस की, तो इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के बहुत से अफराद रिपब्लिकन मानने को तैयार नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि रिपब्लिकन्स की जो ख़ास कुछ पॉलिसियाँ हैं ट्रेडिशनल, ट्रंप उनसे इख्तलाफ रखते हैं। फिर तीसरी ये चीज़ कि कुछ और भी फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर लोग लिज चेनी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये डिक चेनी से इनका ताल्लुक़ है, जो जंग को बढ़ावा देते हैं और ट्रंप बढ़ावा नहीं देते। तो इस तरह मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि उसमें बड़ी लॉबीज प्ले कर रही हैं रोल। प्रोफेसर रहीम, अमेरिका में इंतखाबी मुहिम के दौरान पहले भी होता रहा कि रिपब्लिकन लीडर ने डेमोक्रेट्स लीडर्स ने रिपब्लिकन्स की तौसीक की हो, तो सदारती इलेक्शन के नताइज पर इसके असरात किस कदर रहे हैं? ये माजी में भी होता रहा है कि जो डेमोक्रेटिक लीडर्स या रिपब्लिकन लीडर्स हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ सदारती उम्मीदवारों को सपोर्ट करते रहे, और उसकी शायद ये एक वजह है कि वो उनकी पॉलिसी से सहमत नहीं होते थे, इश्यूज का मामला था, पर्सनैलिटी क्लैश का होता था। अभी हालिया जो अभी सदारती इंतखाबात हो रहे हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो सदारती उम्मीदवार ट्रंप हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उनके हवाले से काफ़ी खदशात हैं, और बहुत से रिपब्लिकन जो लीडर्स थे हैं या फॉर्मर सेनेटर्स रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर्स हैं, इवन डिक चेनी जैसा शख्स जो कि प्रेसिडेंट बुश के वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनकी अपनी साहबजादी लिज चेनी जो कि सेनेटर रही हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर कमला हैरिस की जो है वो सपोर्ट का इयादा किया है। तो ये मेरे ख्याल में एक हद तक तो असरअंदाज हो सकते हैं ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनकी भी फॉलोइंग है, अपने अपनी रियासतों के ये गवर्नर्स रह चुके हैं, सेनेटर्स रह चुके हैं, काफ़ी उन्होंने सर्व किया है अपने इलाकों को, तो वहाँ उनकी सपोर्ट बेस तो है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत से दूसरे अवामिल हो सकते हैं ये उसमें, दिस कुड बी वन ऑफ द एलिमेंट्स, नॉट आई वुड से कि मेन फैक्टर हो सकता है। नईम की बात आप सुन रहे थे। पाकिस्तान हो तो वोट डालने वालों के दिमाग में अपना मनपसंद सियासी रहनुमा होता है। न्यूयॉर्क चलते हैं, वहाँ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ से पूछते हैं कि अमेरिका में लोग ट्रंप को या कमला हैरिस को वोट दे रहे हैं या पॉलिसीज़ पर
वो अपने वोट का फैसला कर रहे हैं। इनमें से क्या 2 चीज़ें हैं जो सर फहरिस्त और उनके लिए अहम है? क्या आप सिर्फ कमला और ट्रंप की बात कर रहे हैं या कोई आप उसूलों की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं? भाई बात ये असूलों की बुनियाद पर ही वोट देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बस असूलों की बुनियाद पर ही वोट देना चाहिए। हमारा असूल ये है कि शुरू से हमारे लिए डेमोक्रेट पार्टी को हम लोग शुरू से वोट देते आए हैं और उन्हें हमें और जितनी भी कम्युनिटी इंटरनेशनल यहाँ पर रह रही है इमिग्रेशन वाली इमिग्रेंट उनको सपोर्ट किया है। Are you voting just because one is Kamala Harris and the other one is Trump, or you are voting on the basis of their policies? I think in this case, it would be really nice to be able to focus on the policies. I mean, that's obviously very important, but I think that things have turned very black and white. Either you're a Republican or you're a Democrat. You go to grocery shopping, 1 gallon milk is like around $5. So that's a lot of money. आप एक grocery shopping के जाते हैं, you spend like $200-300. तो Trump आएगा, Trump will give Trump जब आएगा तो he is not in favor of war. तो that's what we don't want. क्योंकि जब भी war होती है, what hits, middle class families सबसे ज़्यादा affected होते हैं. हमारे जो मुस्लिम वोटर हैं वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वो कमला हैरिस को वोट दें या जो है हम ट्रम्प को वोट दें. मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए जो बेहतर हो हम उसी को वोट देंगे. जिस साइन को अगर आप वोट देंगे तो उसकी बुनियाद क्या होगी? कौन सी उसकी 2 पॉलिसियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आप वोट देंगे? उसकी जो पॉलिसीज है रिलेटेड टू पीस, रिलेटेड टू एंटी वॉर. मेरी ख्वाहिश एज ए वुमेन ऑलवेज गोइंग टू बी वोट फॉर वुमेन. उसने हमेशा ये कहा कि अमेरिका फर्स्ट एंड वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. तो इस पॉलिसी की वजह से आप उसका साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल. अली सज्जाद साहब, आपके नज़दीक जो अफराद अभी 5 नवंबर को वोट डालेंगे, उनके जहनों में पहली तरजीह क्या होनी चाहिए? कितना ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वोटिंग में शरीक हो और क्या बात जहन में रखें? देखिए, जो आपका दूसरा हिस्सा सवाल का वो मैं पहले लेता हूँ, वो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वोट डालें और वोट उस तरह डालें कि जो उनके वैल्यूज़ को अपनी तहकीक करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करें कि जी जो उनकी वैल्यूज अलाइनमेंट हो. और वोट सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कास्ट ना करें बल्कि लोकल इलेक्शन को भी बहुत इम्पोर्टेंस दें. लोकल इलेक्शन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. हाँ ठीक है, अगर हम एक तरह से देखें ग्लोबल, ठीक है हम देखते हैं कि जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लेकिन यहाँ पे लोकल इलेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. लोकल इलेक्शन में सिटी काउंसिल इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन में जो है स्कूल का इलेक्शन है, लोकल इलेक्शन में वाटर बोर्ड का, ये लोकल इलेक्शन है. काउंटी का इलेक्शन है, स्टेट का इलेक्शन है, जजेस जो हैं वो इलेक्ट होते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो हैं लोकल में आती हैं और लोकल जो है वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चे आपके किस स्कूल में जाएं, उनकी क्या पॉलिसीज बने. फिर उसके अलावा जिस तरह लोकल में ये भी हो सकता है कि ईद की छुट्टी मिल सकती है, ये वो. सो ये सारी पॉलिसीज जो हैं लोकल डिसाइड करते हैं. हाँ, इंटरनेशनल पॉलिसीज जो होगी वो कांग्रेस होगी या इवन प्रेसिडेंशियल लेवल पे होगी, लेकिन लोकल इज वेयर रियली एवरीथिंग हैपेंस. कि जिस तरह ट्रैश पिकअप है, जो इश्यूज हैं लोकल विच आर वेरी क्रिटिकल. सो मेरा जो होगा रिकमेंडेशन ये होगी कि जो लोकल पॉलिसीज हैं, लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं या लोकल कैंडिडेट्स हैं, खासतौर पे उनकी पॉलिसीज देख के उन पर थोड़ा सा तहकीक करके आप ज़रूर अपना वोट कास्ट करें. खासतौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी या इवन साउथ एशियन अमेरिकन कम्युनिटी जो है वो बड़े लो टर्नअप रहती है हमारी, खासतौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की. तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन होगी कि वोट अपना कास्ट करें और जाके ज़रूर तहकीक करके ये देखें कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आपकी वैल्यूज़ को से इन लाइन है. और हर एक रीजन डिफरेंट है. सन कैलिफोर्निया डिफरेंट नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से, और कैलिफोर्निया डिफरेंट है बाकी रियासतों से भी. सो ये मेरी थोड़ी सी ज़रूर रिकमेंडेशन होगी सब पाकिस्तानी अमेरिकन. आमिर सुल्तान साहब, जिन हलकों में पाकिस्तानी या इंडियन साउथ एशियन कह लें उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और उनके मुकाबिल जो है वो सफ़ेद फॉर्म है, तो क्या ये राइवलरी जो उनके आबाई ममालिक के दरमियान है वो भी क्या रोल प्ले करती है, या कि मतलब इसको वोट ना दो और इसके बजाय घर बैठे रहो या सफ़ेद फार्म को जिता दो?
जी, तो ये 2022 में भाई मैंने पहले फर्स्ट टाइम रन किया था, तो ये मेरे साथ हुआ था कि आप तो रिपब्लिकन हैं, वी डोंट केयर कि आप पाकिस्तानी हैं, वी डोंट केयर कि आप मुसलमान हैं, तो खुल्लम खुल्ला नेगेटिव बात है, लेकिन ये हुआ था। आपने क्वेश्चन किया है तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पूरी जो मुसलमान, पाकिस्तानी, इवन पंजाबीज, इवन कल मैं एक मंदिर में गया हुआ था, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाबी सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा टोटल डिफरेंट, मुझे लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है मेरी सपोर्ट में मेरे साउथ एशियंस की तरफ से। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको, एक बात बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में 10 to 15,000 साउथ एशियंस हैं, जो कि बनते हैं 10 to 15% ऑफ द टोटल वोटिंग पॉपुलेशन। डॉक्टर नादर खान, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त तकसीम है अमेरिका में सियासी तौर पर। इस सियासी तकसीम का ग्रीन पार्टी किसी हद तक फ़ायदा उठा सकती है? क्या फ़ायदा हो सकता है उन्हें इन हालात का? इसमें आपको थोड़ा सा इस इलेक्शन के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम यहाँ पर जो पिछले इलेक्शंस जो आपने देखे हैं उसमें दो मेन पार्टीज रही हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। वन इज़ मोर कंजर्वेटिव, अदर इज़ लिबरल। दोनों के अपने अपने मैनिफेस्टो हैं जिसकी बेसिस पे मोस्ट ऑफ द वोटर्स डिसाइड करते हैं कि उन्होंने किस पार्टी की तरफ जाना है। और बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो अपना वोट चेंज नहीं करते। देयर आर सम वोटर्स जो कि अपना वोट चेंज करते हैं, जिनको आप कहेंगे कि जिनकी वजह से इलेक्शन रिजल्ट तब्दील होता है, और ये वोटर्स इन पर्टिकुलर स्विंग स्टेट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस पर्टिकुलर इलेक्शन में क्योंकि मुसलमान, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग है कि जो गाज़ा में जेनोसाइड हो रहा है, तो इसलिए वो दूसरी तरफ देखने लग गए हैं कि देयर शुड बी अनदर पार्टी जो इनको रिप्लेस कर सके। तो यहाँ पर ग्रीन पार्टी पिक्चर में आती है। ग्रीन पार्टी जो है वो इलेक्शन तो नहीं विन कर सकती, लेकिन ग्रीन पार्टी जो है इलेक्शन पे इन्फ्लुएंस डाल सकता है इस तरह से कि अगर ज़्यादातर वोटर जो डेमोक्रेटिक हैं वो ग्रीन पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में कैमला हैरिस के वोट्स कम हो जाएंगे और ट्रम्प के विन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो एक तो ये इस तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा ये है कि अगर ग्रीन पार्टी एक साइजेबल नंबर के वोट्स ले लेती है, लाइक अबाउट 5%, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो एक मेन स्ट्रीम पार्टी या थर्ड फोर्स के तौर पर आ सकती है। तो बहुत सारे वोटर ये भी सोच रहे हैं कि ये दो पार्टीज जो हैं इनका एजेंडा प्रो इजराइल है, तो वी शुड सपोर्ट ग्रीन पार्टी, ताकि इन फ्यूचर कोई ऐसी पार्टी हो जो कि इनसे फर्क एजेंडा पे काम करे। सो करंट इलेक्शन के रिजल्ट्स पे इसका इन्फ्लुएंस इतना ही होगा कि स्विंग स्टेट्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है फॉर कामला हैरिस, एंड ट्रम्प की विन में रोल प्ले कर सकती है। प्रोफेसर नईम, कामला हैरिस की इंतखाबी मुहिम का दावा है कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की पोजीशन इस आखिरी हफ्ते में मजीद बेहतर हुई है। आपके नज़दीक वो क्या फैक्टर्स हैं जो अनडिसाइडेड वोटर्स को किसी एक तरफ ला सकते हैं जब अब वक्त करीब आ चुका? देखिए, अब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं वैसे लोग जो हैं वो अपने जहन बनाते जा रहे हैं, और उसमें अब वाज़े तौर पर, क्योंकि बहुत कम टाइम अब रह गया है, तो लोगों ने अपना माइंड तो बना लिया है। लेकिन उसके अलावा भी बाज़ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे अब सर्वे से हमें बात पता चल रही है कि कामिला हैरिस जो है थोड़े से मार्जिन से आगे हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखते हैं कि किस तरह से इस आखिरी हफ्ते में कामिला हैरिस की जो है वो सपोर्ट बेस बेहतर हुई है, और उसमें मेरे ख्याल में उनको अभी तक जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, एक बैलेंस पर्सनैलिटी के तौर पर वो इमर्ज हुई हैं। दूसरा, उनका अपना जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक अमेरिकन और एशियन ओरिजिन का, वो उनको एक उनके लिए एक सपोर्ट का बाइस बन रहा है। फिर उन्होंने जो है वो एक लिहाज से ट्रम्प की जो उन पॉलिसीज को काफी तनकीद का निशाना बनाया है, जिसमें
ट्रम्प जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव सॉर्ट ऑफ पोजीशन या बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए हैं, जिसमें एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी है, अबॉर्शन की पॉलिसी है। तो इस हवाले से अब जो है लग रहा है कि कमला हैरिस की जो पोजीशन है थोड़ी बेहतर हो रही है, लेकिन इवन स्टिल ये कोई हतमी बात नहीं होगी कि कमला हैरिस जो है वो जीत जाए। डॉक्टर मिन्हाज, कैथोलिक मसीहों के जो रूहानी पेशवा हैं पोप फ्रांसिस, उन्होंने दोनों यानी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही को कहा कि ये अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं। तो जो अमेरिकन क्रिश्चियंस हैं उन पर पोप फ्रांसिस की बात का कितना असर होगा? अब ये आप देखिए कि पोप फ्रांसिस जो हैं मतलब कैथलिक्स के लिए उनकी बात बहुत अहमियत रखती होगी, क्योंकि वो दोनों को एक लिहाज से जिंदगी के खिलाफ समझते थे, मैं यही कहूँगी, चाहे वो अबॉर्शन पॉलिसी हो या चाहे इमिग्रेशन पॉलिसी हो। तो उनका तो स्टांस यही है कि आप ऐसे कैंडिडेट को वोट दें हु इज लेसर इविल, जो कम नुकसानदेह हो लोगों की जिंदगी के लिए। तो उनका फोकस मेरे ख्याल में कैथलिक्स के लिए या उनके के जो ख्यालात हैं वो कैथलिक्स के लिए ज़्यादा अहमियत रखते होंगे, बजाय इसके कि बाकी जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं या माइनॉरिटी फेथ्स हैं उनके लिए मैं नहीं समझती कि वो इतनी अहमियत रखती होगी उनका ये बयान। नसीम, कहा जाता है अमेरिका में लॉबी की जाती है, अभी भी आपने भी कुछ वक्त पहले जिक्र किया। तो अब अगर हम ये जानना चाहें कि इस इलेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा किसे होगा? मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वहाँ पर आप जानते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। तो लेकिन इसमें आप ये देखें कि यहाँ तक है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी कैब तक बेच रहे हैं मेगा। तो फ़ायदा पता नहीं किस हद तक जा रहा है इसका, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ग्रीन पार्टी को होगा, क्योंकि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इन दोनों से जो बददिल हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद उनकी ऐसी भी है जो घर बैठने के बजाय ग्रीन पार्टी को वोट देना चाहती है। तो ग्रीन पार्टी जो है वो कितना मार्जिन लेकर सामने आती है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो मुस्तकबिल में कितनी बड़ी जमात बनकर उभरती है। वो जीते नहीं भी तो वो कह सकते हैं कि हमने पहले से इतने ज़्यादा वोट हासिल ये बात के इलेक्शन नताइज आ जाते हैं लेकिन तस्लीम नहीं किए जाते तो क्या हालात होंगे? अली सजाद साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह चुके हैं कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मगर ये नहीं कहा कि वो सदारती इलेक्शन के नताइज को मानेंगे या नहीं। चूँकि सन 2020 के इंतखाबात में उन्होंने धांधली का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया भी था और फिर रिपब्लिकन अब भी दर्जनों केसेस पहले ही फाइल कर चुके हैं। आपके नज़दीक क्या सदारती इलेक्शन के नताइज 6 जनवरी को आ जाएंगे या ये मामला लटक सकता है? देखिए, सदारती इलेक्शन जो है उसके सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफ़ा कहा है और उनके ये रैलीज में उन्होंने कहा कि अगर उनकी फेवर में नहीं आएगा इलेक्शन तो एक ब्लड बाथ होगा। अब ब्लड बाथ कहने का मकसद जो है वो मेटाफोरिकली भी हो सकता है या रियलिटी भी हो सकती है, क्योंकि उनके जो ख़ास तौर पे सपोर्टर्स हैं अगर देखा जाए तो वो कैपिटल हिल पे आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी हरकत की जो कि नामौजूद थी और 6 जनवरी को की थी उन्होंने ये हरकत और उस तहत उन्होंने रिजल्ट को उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया था और अभी वो काफ़ी रैलीज में ये कह चुके हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो नहीं जीतेंगे और उन्होंने बेशुमार बेबुनियाद कई इल्ज़ामात ऐसे लगाए कि जो धांधली के इल्ज़ामात हैं। हालांकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्शन होता है तो ये देखिए कि अब देखते हैं क्या बनता है। वील रियली वेट फॉर द रिजल्ट्स, लेकिन देयर इज डेफिनेटली एक किस्म का फियर है कि अगर वो नहीं जीतते तो फिर क्या होगा, उनके जो सपोर्टर्स निकल के आके क्या कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज येट टू बी सीन। आमिर सुल्तान साहब, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो कहा जा सकता है कि वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल शख्स हैं, लेकिन जो क्या नताइज जो हैं उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में? क्या वो जैसी पोलिंग ख़त्म होगी उसके बाद आ जाएंगे और कब तक? नॉर्मली 9 बजे पोलिंग ख़त्म होती है रात को और 11 बजे रात को रिजल्ट्स आ जाते हैं।
डॉक्टर नादरा, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ तो हमेशा लोग जुड़े रहते ही हैं, लेकिन क्या इस दफ़ा सोशल मीडिया जो है वो एक स्विंग प्लेयर का किरदार अदा कर सकता है? जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि वोटर्स जो स्विंग स्टेट्स में डिसाइड करते हैं, दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर इन यूएस इलेक्शंस, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उनका रिजल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, आई थिंक कि ओल्डर वोटर्स जो हैं वो तो अपना माइंड सोशल मीडिया पे उतना डिसाइड नहीं करते, बट यंगर वोटर्स जो हैं वो सोशल मीडिया में ज़्यादा इंगेज होते हैं। उसकी वजह से दुनिया में क्या हो रहा है उसको उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और वो वोटर जो हैं वो दुनिया के हालात पे बेस करके अपना वोट चेंज कर सकते हैं। प्रोफेसर नईम, स्विंग स्टेट्स की बात हो रही है, ज़्यादातर एक ही होती है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स उन्हें अपने हक में करने के लिए, आपको नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा वो क्या तरीके अपना रहे हैं? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है और मेरे ख्याल है पॉलिटिक्स में हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाता है जो किया जाना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं अमेरिकन इलेक्शन में अब तक जो मुख्तलिफ हरबे दोनों कैंडिडेट्स ने इस्तेमाल किए हैं, एक तो सोशल मीडिया का बड़ा खातिर का इस्तेमाल हुआ है, और जिसमें फियर बेस्ड मैसेजेस एक दूसरे के खिलाफ कि अगर ये सदारती उम्मीदवार आ जाएगा तो ये इमिग्रेशन की पॉलिसी को सख्त कर देगा या नरम कर देगा, जिससे अमेरिका की जो इकॉनमी है उसके ऊपर खास बुरा असर पड़ेगा। और ट्रम्प जो है वो इस मामले को ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें वो जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, खासतौर पर अमेरिकन इकॉनमी, जो इमिग्रेंट्स आते हैं अमेरिका में, खासतौर पर लैटिनोज या मैक्सिकन, जिसकी वजह से अमेरिकन की अपनी जो स्पेस है वो कम हो रही है। दूसरा, हम देखेंगे तवातुर के साथ दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है, जो इवेंट मुनक्किद कर रहे हैं, वो इन्हीं स्विंग स्टेट्स में कर रहे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो पिछले यानी फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट्स थे वो किस तरह से अपनी सपोर्ट जो है वो अपने अपने कैंडिडेट्स को दे रहे हैं और जाकर उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो उनकी जो कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटीज है वो भी एक रोल प्ले कर रही है। फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो एलन मस्क के हवाले से आ रहा है कि जो उन्होंने यूज ऑफ मनी हो रही है इस इलेक्शन में, खास तौर पे जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है $1 मिलियन, तो ये वो अवामिल हैं जो वो फैक्टर्स हैं या टैक्टिक्स में कहूँ कि जो इस वक्त दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर मिनहाज, मुसलमानों के लिए तो मिडिल ईस्ट जो है वो एक बड़ा स्विंग इशू है, मसीहियों के लिए स्विंग इशू क्या है? मसीहियों के लिए मैं अब वही बात करूंगी कि मिडिल ईस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ज्यूज़ हैं और चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि हम जब अब्राहमिक रिलीजन की बात करते हैं तो यहीं से शुरू हुआ, और फिर उसमें आप एंड टाइम्स और ये जो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट और ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें फिर आप ये देखेंगे कि ट्रेडिशनलिस्ट का रेशियो क्या है या पॉपुलेशन की परसेंटेज क्या है, मेन स्ट्रीम की क्या है, मॉडरेट की क्या है, और वो किस तरह से उसको वो देखते हैं। तो क्रिश्चियंस में मैं समझती हूँ कि इवेंजेलिकल्स के लिए इज़राइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह बाकी जो डिनोमिनेशंस हैं उनके लिए भी वो वही मज़हबी अहमियत रखता है। और इसके साथ साथ फिर आपको वो लोग भी जो मेन स्ट्रीम हैं क्रिश्चियंस, वो लोग भी उनके ख्यालात को भी देखना होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर कहते हैं कि अमेरिका को इनवर्ड लुकिंग होना चाहिए, कि पहले जो वहाँ के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करें। अभी जैसे ये इन्फ्लेशन है या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं कि अमेरिका जो है मुख्तलिफ रीजन्स में वो इंगेज्ड है वॉर्स में, तो उससे उनकी इकोनॉमी काफ़ी ड्रेन हो रही है। सो एक मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों,
के हेल्थ केयर के इश्यूज को एड्रेस किया जा सके, एजुकेशन का एक्सेस जो है वो एक आसान मरहला हो उनके लिए, तो वो उनकी तरफ देखेंगे। फिर बाज़ उनमें ऐसे हैं कि जिनके इश्यूज वो रिलीजन से हट के होंगे, जो अपने आप को या तो एग्नोस्टिक्स कहलाएंगे या एथियस्ट्स कहलाएंगे, तो उनको हम एक अलहदा वोटिंग बैंक तस्वर करेंगे। अली सज्जाद साहब, कमला हैरिस की तो पूरी इंतखाबी मुहिम आइन और कानून की बालादस्ती के गिर्द घूमती रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजा ना मानकर जमहूरियत दागदार की थी, कैपिटल हिल पर चढ़ाई करवा दी, लेकिन इलेक्शन शफाफ बनाने के नाम पर अमेरिका भर में डेमोक्रेट्स ने भी कानूनी टीम्स तैयार की हुई हैं। आपके नज़दीक कमला हैरिस नतीजा मान लें? देखिए, अगेन मैं तो डेमोक्रेट हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है इवन बीइंग इन द पार्टी, हमने ये बात नहीं सुनी कि हम नतीजा नहीं मानेंगे, या इवन कमला हैरिस के कभी भी अल्फाज में ये नहीं सुने कि जी हम नतीजा नहीं मानेंगे, बल्कि उन्होंने एक तरह से इसको एक्सेप्ट करने के लिए ऑलवेज हमेशा एक जो है ना अच्छी और पॉजिटिव वे से इसको कहा भी है, हर रैली पे कहा है, और मैं खुद डीएनसी पे था। शी इज ऑलवेज सेड कि भाई हम जो भी नतीजा होगा उसको मानेंगे। हाँ, अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेंगे और कोशिश कर भी रहे हैं एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी, एज डेमोक्रेट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल अक्रॉस द स्विंग स्टेट्स। पूरी कोशिश है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सुबह भी एक मैं रैली पे था, वो हमारी डेमोक्रेट्स की रैली थी और बड़ी अच्छी रैली थी, और उसमें मुझे भी खिताब करने का मौका मिला। लेकिन ये कि एक जो रैली थी वो इस तरह थी कि हमने इकट्ठे होकर फिर जाके डोर नॉकिंग करनी है और कैंपेन करनी है इस पूरे वीकेंड पे। तो कोशिश हमारी यही है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है हम कैंपेन करते रहें एज डेमोक्रेट्स और इवन एज अमेरिकन्स। वसीम हैदर, बहुत कम वक्त रह गया है कि इलेक्शन का दिन आए अमेरिका में। इलेक्शन के अगले रोज़ क्या होगा? कुछ भी हो सकता है या फिर वही जैसे कि होना चाहिए? देखिए, मंगल को इलेक्शन है, मंगल के बाद बुध। कहते हैं कि बुध लगाए सुध, लेकिन यहाँ बज़ाहिर ये लगता है कि मंगल के बाद दंगल होगा। और अगर आपको याद हो, पहले प्रोग्राम में हमारे एम्बेसडर मलिहा लोधी ने हमसे कहा था कि कुछ लोग ये जो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तब्दील हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो उनके बाद के बयानात हैं उनसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जो 2016 में थे या उससे पहले थे। तो ये देखना होगा कि क्या अगर वो नताइज मान लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप भी तब्दील हो गए। और कुछ लोगों का कहना है कि उससे ज़्यादा मुश्किल भी साबित हो सकते हैं। प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। हम इलेक्शन के हवाले से ही अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करें।